ठीक है, फिर ऐसे ही ख़त्म कर लिया तुमने पूरा। हम लोगों को आज स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़े आराम से होएगा और बहुत छोटा टॉपिक है। 2-3 चीज़ें हैं, लेकिन जो 2-3 चीज़ें सब बढ़िया हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये सब काम वाली चीज़ें हैं। ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। नाम सुना है इसका या नहीं सुना, या पहली बार सुन रहे हो? पहली बार। आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया, होता क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट? वैसे नाम नहीं सुना होगा। अच्छा, प्रैक्टिकल बात करते हैं। हमने एक कैपेसिटर ले लिया। क्या लिया बच्चा? कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करा, बड़े ध्यान से समझना, एक स्विच लगा दी। अभी मैं करंट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है ये मुझे भी नहीं पता ना तुम्हें पता है। ये मान लो बैटरी है, ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर लगी हुई है, ठीक है। जैसे हमने स्विच ऑन करी तो यहाँ से कंडक्शन करंट निकलनी शुरू हो जाएगी, तो ये तो कंडक्शन करंट ही है। जैसे ही इससे कंडक्शन करंट निकलेगी तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, होना चाहिए भाई, फिजिक्स तो यही कहती है। इससे करंट निकली तो इसके बीच में चार्ज का स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे स्टोरेज ऑफ चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्शन करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात भी आपको पता है। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, पूरा चार्ज हो गया, तो कंडक्शन करंट 0 हो जाएगी, होनी चाहिए। इसको हम समझने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। एक इसके शेप का हमने एक सरफेस रखा कैपेसिटर की प्लेट का, R रेडियस का, C1 प्लेट मान लो। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के हिसाब से B.dl इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट इंटू I। तो यहाँ पे dl कितना हो जाएगा, 2πr इक्वल म्यू नॉट I आ गया। तो B कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। अब हमने एक काम किया, हमने सोचा यार कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर क्या हुआ होगा, तो एक डिफरेंट शेप ले ली। ये सपोज करो एक कैपेसिटर की प्लेट है, ये आपने बैटरी लगाई, ये स्विच लगाई, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ एक डिफरेंट शेप ले ली उसी के बाउंड्री की, लाइक टिफिन बॉक्स ले लो, एक तरफ से ओपन, एक साइड ओपन टिफिन बॉक्स ले लिया। है किसी के पास? मेरे पड़ा हुआ है, रुक जाओ, मैं खाना तो मैं ले जाता हूँ, इसी में लगा के देखते हैं। बहुत सारे ले जाता हूँ मैं, छोटा वाला निकाल लेता हूँ। ये इस टाइप का एक टिफ़िन बॉक्स लिया और इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे। यहाँ कैपेसिटर की प्लेट है और इसको हमने ऐसे टच करा कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये इसको कहीं छू नहीं रहा, टच नहीं कर रहा। ना तो ये वायर टच कर रहा है और ना ये प्लेट इसको टच कर रही है। अंदर मैंने इसको ऐसे लगा दिया। जब वायर और प्लेट इसको टच नहीं कर रही तो हमने ये देखा, ये सपोज करो ये टिफिन बॉक्स लगा हुआ है C2, ठीक है, इसको टच नहीं कर रही, तो हमने ये देखा यार इस पे करंट नहीं आ रही, करंट ही नहीं आ रही। हमने क्या देखा, सबसे पहले मैक्सवेल ने देखा, इस सिचुएशन पे इस पे करंट कितनी है, 0। तो B.dl इक्वल 0 हो जाएगा, तो B 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। देखो प्यार भरी बात है, डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया कहाँ से, जल्दी समझ नहीं आता, क्योंकि 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो तो मैं लिखवा दूंगा और तुम रट के एग्जाम में लिख भी आओगे, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हुआ कैसे। पहली सिचुएशन समझ में आ गई, बाहर हमने देखा तो ये कंडक्शन करंट आराम से जा रही थी, इस पे प्रॉपर करंट फैल भी रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा था। कैपेसिटर की प्लेट के अंदर हमने एक दूसरी शेप रखी और टिफिन बॉक्स का एग्जांपल सबसे बढ़िया मिला, क्योंकि वो इस तरीके से सर्कुलर शेप में, एक साइड ओपन।
जो इसको कहीं टच नहीं करता, तो इस सिचुएशन में क्या नहीं आ रही बच्चा, करंट नहीं करंट नहीं आई तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आई। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो चार्ज तो चलता है ना ऐसे, और बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि करंट है भाई, प्लेट के बीच में करंट तो होती है, और यहाँ इस टिफिन बॉक्स को करंट महसूस नहीं हो रही, तो कुछ तो गड़बड़ है। सोच के देखो भाई, यहाँ ये टिफिन बॉक्स तुम्हारा क्या कह रहा है, करंट नहीं आ रही, और इस सिचुएशन में हमने बचपन में से पढ़ा हुआ है कि जब बैटरी लगी होती है तो यहाँ चार्ज भी होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में भी हमने यूज़ किया था 2 प्लेट्स। तो यहाँ नहीं आई, तो कोई ना कोई तो है जो चार्ज को मूव करवा रहा है, और वो कब करवा रहा है, ये सोचने वाली बात यहाँ पे फंसी। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इसके अंदर एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जब ये मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, बार बार जगह जगह इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक नहीं कह रहा मैं, कौन कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। कंडक्शन करंट है नहीं, तो कोई ना कोई तो करंट होगी, जो करंट होगी उसका नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ मिलेगी तुमको, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, वहां जो करंट डेवलप होगी उस करंट को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर कंडक्शन करंट यहां कंप्लीट है तो यहां डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल है, कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट होएगी वहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, वेरी हो रहा होगा। यही लिख के आना है। ऐसी करंट जो वहां एग्जिस्ट करती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। नहीं आया समझ, पक्का? डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं आया? तो टेक्निकली मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, बताओ पहले। 1 नंबर की डेफिनेशन है सीधी, बेसिक आइडिया मैक्सवेल को आया था। मैक्सवेल ने इससे फिर बहुत सारी चीज़ें दी थी, तो मैंने बाद में प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट सोची कि कैसे निकलेगी, तो ये हो सकता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए एक्सप्रेशन भी तो कुछ बन सकता है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट तो है नहीं, यहाँ है। बेसिकली टोटल करंट आपकी IC प्लस ID होती है। जहाँ IC 0 है वहाँ ID है, जहाँ ID 0 है वहाँ IC है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि IC और ID दोनों बराबर होते हैं। IC मतलब कंडक्शन करंट, ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों बराबर है, क्योंकि अगर फील्ड कांस्टेंट है तो अपनी कंडक्शन करंट है, फील्ड वेरी कर रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है। तो यहाँ से चले देखो, ऐसे 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 कंडक्शन, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कंडक्शन। तो बात यह है, मैक्सवेल ने यही ऑब्जर्व करा कि यार कोई चीज़ यहाँ से निकले, यहाँ तक आए, फिर इतने में गायब हो जाए और फिर यहाँ आना शुरू हो जाए, तो पॉसिबल ही नहीं। तो फिजिक्स की ऐसी मार दी इसने। तो कोई तो है ना जो बीच में इतने में ले जा पा रहा है, कैरियर का काम कर रहा है। उस टाइम पे जो करंट बन रही है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। नहीं आया समझ, पक्का? तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए मैंने सोचा एक्सप्रेशन निकाला जाए। तो वी हैव बिटवीन द प्लेट्स, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई इक्वल क्या होता है, फाई E डॉट A, तो E A cos 0 आ गया, 0 पुट करो सीधा। तो फाई E क्या मिला अपना, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट
इंटू ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिला। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो होता है। अब देखो फाई ई इक्वल क्या आ गया अपने पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है बोलो, करंट। तो यही आई है ये चीज, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल डी फाई अपॉन डी टी। तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। इसको आप आई डी लिख सकते हैं इतनी चीज को। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन निकालोगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये वाली करंट कब आ रही है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट लगा दिया, टाइम ही है। तो जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी तो करंट मिल रही है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब डेवलप हुई, जब फ्लक्स या फील्ड चेंज हो रहा है। अब अगर मैं वन लाइन डेफिनेशन पूछ लूँ तो क्या बताओगे, ऐसी करंट, हाँ फील्ड या फिर फ्लक्स चेंज, कौन सा, इलेक्ट्रिक। तो जो करंट कहाँ एग्जिस्ट करती है, अपना रोल कहाँ प्ले करती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। लिखो, द करंट विच कम्स इनटू प्ले, the current which comes into play in the region in which the electric field and hence electric flux is changing with time। दोनों डायग्राम बना लो और इसे खत्म करो। बात समझ आ गई। इस पे क्या अपनी कंडक्शन करंट नहीं है, हाँ इसी पे, तो इसकी इस प्लेट पे जो ना इसको टच कर रहा है ना इसको टच कर रहा है, ये तो पढ़ा है अभी आपने। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा आपको, आई डी इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की कुछ प्रॉपर्टीज इसी से तुम निकाल सकते हो। अगर कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी बननी चाहिए, तो क्या बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ डेवलप होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या दे सकते हो आप, कंडक्टिंग वायर में डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। सही बात है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़ी है, डिस्प्लेसमेंट करंट तो यहाँ है ना। तो लिखो जरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट।
फर्स्ट लिखो, इट कम्स इनटू प्ले इट कम्स इनटू प्ले। तो उल्टा लिखना शुरू कर रहे हो, मतलब उधर से इधर, सही है। इट कम्स इनटू प्ले इन अ रीजन or space where the electric field or electric flux is changing with time। सही बात है। अच्छा, इट कम्स इनटू प्ले का मतलब ये क्या है? ये खेलने तभी आती है भाई, अगर हिंदी पढ़ोगे तो यही तो आएगी। इट कम्स इनटू प्ले मतलब ये वही गांव में नहीं बोलते हैं हम नहीं खेलेंगे, तुम बेईमानी कर रहे हो। तो ये तभी खेलने आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। चेंज नहीं हो रहा होगा तो ये रोल प्ले नहीं करेगी, अपना चुप बैठी रहेगी, शांति से चलते रहो। मुझे तो लगता है अपने एग्जाम्स में ना क्वेश्चन ही वहीं से आते हैं जहाँ से टॉपिक फंसता है। तुम कभी एक चीज़ देखना, तुम किसी भी क्लास का एग्ज़ाम या कोई सा एग्ज़ाम देखना, तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हें स्मूथली पूरा समझ आ रहा है, अब पता लगा तुमको टॉपिक पे चौथे पेज का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तुमको उसी कॉन्सेप्ट का मिलेगा पेपर में। पेपर बनाने वाला भी सोचता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, यहीं से क्वेश्चन डालो। यही होता है हर जगह, कंपटीशन एग्जाम में भी यही होगा। तुम केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कभी भी कोई टॉपिक लगे तुमको कि यार ये चीज़ थोड़ी सी लर्निंग है या यहाँ पे चीज़ फंस रही है, उसको 10 बार करके जाओ। ये नियम होता है, उसको कम से कम 10 बार पढ़ के जाओ तो तुमको चीज़ समझ में आएगी, तो तुम एग्ज़ाम में कर पाओगे। स्मूथ तो सारे बच्चे पढ़ के चले जाते हैं ना भाई, वो तो सबको ही आ रहा होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इट डज नॉट एग्जिस्ट, it does not exist when there is a steady condition in a region or where the electric field is not changing with time, where the electric field is not changing with time। एक और लिख लो, डिस्प्लेसमेंट करंट इन कंडक्टिंग वायर्स इज 0। डिस्प्लेसमेंट करंट इन कंडक्टिंग वायर्स इज 0। बच्चा डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको ना आया हो समझ? ठीक, कंडक्टिंग करंट में डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बनेगी। ये तो एक बेसिक आइडिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का। देखो, ईएम वेव्स में 2 साइंटिस्ट का ज़्यादा रोल है, एक फैराडे और दूसरा मैक्सवेल। वो नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला जिसका रोल ज़्यादा रहता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल स्टडी किया था और फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था। दोनों की स्टडी में डिफरेंस है। फैराडे को अभी तुम पीछे पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, सब उसने एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था। मैग्नेट को कॉइल के साथ मूवमेंट करा के, मैग्नेट टू मैग्नेट मूवमेंट करा के, है ना। लेकिन मैक्सवेल ने थ्योरेटिकल स्टडी किया था। तो मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस उठाई, उनको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस उठाई, उनको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई किया। तो हम इनको मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। अब पहले सुन लो, मैक्सवेल्स इक्वेशंस थी, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक से गॉस लॉ उठा लिया, मैग्नेटोस्टैटिक से गॉस लॉ उठा लिया,
फैराडे लॉ ऑफ EMI उठा लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ उठा लिया, लॉरेंज फोर्स उठा लिया। क्या पांचों तुमने सुनी है? पांचों सुनी है तुमने? इनमें ऊपर की चार जो है वो तो वेल नोन ही है, लॉरेंज फोर्स भी पता है, लेकिन लॉरेंज फोर्स को कोई कोई मैक्सवेल की क्वेश्चन में नहीं रखता, कोई कोई रख देता है। सबका उसने एक लॉजिक दिया। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैसे भैया, बोर हो रहे हो क्या? आजकल 2-3 दिन से डिप्रेशन में से लगते हो, सब ठीक हो? हैं? डिप्रेशन तो नहीं आ रहा? हाँ यही चाहिए, पता है तुमको। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, ये होना चाहिए, इससे होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन पता है किसको होता है? बताओ। डिप्रेशन हमेशा उसको होगा जिसका टारगेट छोटा होगा और जिसका खाना छोटा होगा। खाना तुम छोटा कर दो तुम्हारी डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। खाना खाओ बिल्कुल मल्टीग्रेन तगड़ा, देसी खाना खाओ, अरहर की दाल, चावल, रोटी, दूध, दही, घी, कभी डिप्रेशन नहीं होएगा। हमारे इंडिया में गांव में तो डिप्रेशन होता ही नहीं। गांव में तुम सुबह उठ के दौड़ने लगने लग जाओ, कहेंगे देखो आर्मी की तैयारी कर रहा है, ये होता है ना गाँव में। कुछ भी तुम करने लग जाओ तुम्हें इतना टॉन्ट मिलेगा कि तुम डिप्रेशन भूल जाओगे। टारगेट बड़ा रखो, पता लगा 10,000 की नौकरी है, 15,000 किस्त ले लो, डिप्रेशन होएगा ही नहीं। तुम सुबह 6 बजे से 5 बजे नौकरी पहुंच जाओगे, यार पहुंचना है मुझे पहले। मैक्सवेल की सबसे पहली क्वेश्चन थी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होती है? गॉस थ्योरम नाम सुना है? E.ds इक्वल Q/ε0। सही बात है। इससे क्या पता चलता है? बोलो। चार्ज, देखो मैक्सवेल का पर्पस ये नहीं था कि तुमको इक्वेशन बता के चला जाए। मैक्सवेल का पर्पस था कि तुम उन इक्वेशंस को समझो कि दी क्यों गई और इनके पीछे का लॉजिक क्या है। मैक्सवेल की मैग्नेटिक इक्वेशन क्या थी गॉस थ्योरम की? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या पढ़ा है आपने? B.ds इक्वल 0। B.ds इक्वल 0 इसका मतलब क्या है? देखो B.ds इक्वल 0 मतलब लूप में 0 है। इसके कई सारे मतलब उसने निकाले। सबसे पहला मतलब तो ये निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। देखो B.ds इक्वल 0 सर्कुलर लूप में, एरियल लूप में मैग्नेटिक फील्ड 0 है ना, तो इसका मतलब है ना तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है। दूसरा B.ds इक्वल 0 का मतलब क्या निकाला उसने कि मैग्नेट कभी मोनोपोल में नहीं रहेगा। क्यों? अगर मैग्नेट मोनोपोल में होता, मान लो कि मैग्नेट मोनोपोल में एग्जिस्ट हो सकता है, तो या तो उस पर नॉर्थ होता या तो साउथ होता। सही बात है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलना समझते हो, साउथ के अंदर जाना समझते हो, तब तो उस पर स्टार्टिंग पॉइंट भी होता, एंड पॉइंट भी होता। तो गॉस का जो मैग्नेटिक लॉ है वो यही कंफर्म करता है कि मैग्नेट कभी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे फैराडे लॉ का EMI था तीसरा। फैराडे लॉ ऑफ EMI क्या है? हाँ d∅dt, यही तो था। इसका मतलब क्या निकलता है? E इक्वल माइनस d∅dt पड़ा है, पोटेंशियल इक्वल उस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या लिख सकते हैं? dl d∅b। एक चेंज करो दूसरा मिल रहा है। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई उसने कर दिया। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, वैसे तो मैं सारी अभी पढ़ाऊंगा, इसे समझ लो। B.dl इक्वल म्यू नॉट इंटू आई होता है। कौन सा आई है? कौन सा आई है? करंट है ना। तो अब मैक्सवेल ने कहा यार ये आई हमें कंफर्म हजम नहीं हो रही, इस आई की जगह IC प्लस ID होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट भी तो रोल प्ले करेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कनेक्टिंग वायर में ID खत्म हो जाएगा, कैपेसिटर के अंदर IC खत्म हो जाएगा,
अब मैक्सवेल्स ये एम्पेयर सर्किट लॉ हर जगह चल सकता है भाई। अगर मैं म्यू नॉट इंटू आई सी कर दूं तो कैपेसिटर के अंदर तो जीरो हो गया था ना, तो मैक्सवेल ने इसे ऐसे मॉडिफाई किया कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी इसमें ऐड होगी। तो हेडिंग डालो बच्चा मैक्सवेल्स इक्वेशंस। उसमें पहला लिखो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है जरा बताओ। E डॉट डी एस इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस है तो, है ना। लिखो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ, it gives the value of total electric flux, total electric flux in terms of charge enclosed by the surface, in terms of charge enclosed by the surface। ठीक है, इसी में एक लाइन चेंज करके लिख लो। दिस लॉ प्रेडिक्ट्स दैट, दिस लॉ प्रेडिक्ट्स दैट आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट। ठीक, अच्छा ये तो पहला हो गया। दूसरा मैग्नेटिज्म में था, तो डालिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स को या मैग्नेटिज्म को क्या होता है जरा बताओ। B डॉट डी एस इक्वल जीरो। B डॉट डी एस है, DL नहीं है, ध्यान रखना। सरफेस इंटीग्रेट कर लो, ये तो बहुत पुराना लॉ है। B डॉट डी एस इक्वल जीरो, क्लोज लूप का मैग्नेटिज्म सरफेस का। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस 1 मार्क में आता है। इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कंफर्म करता है कि मैग्नेट कभी मोनोपोल में नहीं रहेगा, या और क्या कंफर्म करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट और ना एंड पॉइंट, दोनों नहीं होते। समझ आ रही है बात। लिखो दिस लॉ शोज दैट दिस लॉ शोज दैट the number of magnetic lines of force entering a closed surface, entering a closed surface is equal to the, is equal to the number of magnetic lines of force leaving it, magnetic lines of force leaving it, जितनी आ रही हैं उतनी जा रही हैं। जन्माष्टमी कब है? मंडे। आ गया, अब बढ़िया। तो इसी के आगे लिख लो there is no starting or end point of magnetic lines of force। अब जब एंड पॉइंट नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो चैतन्य क्या मैं कह दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती हैं। देयर इज नो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
हो गया, डन। इट कंफर्म्स एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। इट कंफर्म्स एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। और इसी में एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लो, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। अच्छा, तीसरा कौन सा था इसका? फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी पढ़ा है आपने, तो उसमें फैराडे लॉ क्या होता है? तुमने पढ़ा था E इक्वल माइनस डी फाई बाय डी टी। कौन सा फाई? मैग्नेटिक फील्ड वाला। ये E क्या है? EMF मतलब वोल्टेज। तो अगर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ें पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल डी वी अपॉन डी आर पढ़ा है ना माइनस का, तो क्या हम डी वी इक्वल ई डी आर पढ़ सकते हैं? तो इसकी जगह E डॉट डी एल लिख सकते हैं, हाँ या ना बोल दो। इक्वल माइनस डी बाई डी टी लिख लो, और इसकी जगह बी डॉट डी एस लिख सकते हैं। अरे बोल दो यार। तो मैं अगर ठीक से लिखूं तो E डॉट डी एल इक्वल माइनस डी बाई डी टी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस लिखा जा सकता है। अरे बोल दो। यस सर। कैसे? अब आप नहीं बोला। तो बी डॉट डी एल, देखो यहां से चला, तुमने केवल इतना सुना था, मैंने केवल वैल्यूज लिखी। E डॉट डी एल इसकी जगह लिख सकते हैं, इस फाई की जगह बी डॉट डी एस लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, थोड़ा देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आया समझ? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है? कोई समस्या? तो इसको चेंज करो, ये मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसको नोट करो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं। क्या हुआ? अच्छा, इसका टाइम हो गया, जाना है दूसरे कोचिंग। बस एक और लिखवा दूं बस, तो पूरे लॉ ख़त्म हो जाएंगे। कल मुझे फिर लॉ नहीं लिखवाने पड़ेंगे। नोट कर लिया? लिखो, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड around any closed path is equal to time rate of change is equal to time rate of change of magnetic flux through the surface bounded by the closed path. Bounded by the closed path. सही है? अच्छा, एक आता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, जो चौथा लॉ उसने किया था। एम्पियर सर्किटल लॉ को उसने मॉडिफाई किया था। तो डालिए, हेडिंग डालिए, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ये चौथा पॉइंट है।
मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ उसने क्या बनाया, बी डॉट डी एस इक्वल क्या होता है, बी डॉट डी एल होता है ना, इक्वल म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। डिस्प्लेसमेंट करंट उसने ऐड कर दी कंडक्शन करंट में, और देखो ऐड करना बनता भी है। अगर पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया मिलता तो ऐड करना चाहिए था उसको कायदे में, कि भाई जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वहाँ तो होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अरे इधर समझ लो, म्यू नॉट आई प्लस, या ऐसे कर लो, आई सी को आई लिख लो, आई डी को एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी लिख सकते हो क्या। अभी पीछे निकाला है तुमने आई डी की वैल्यू निकाली है, अब म्यू नॉट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। म्यू नॉट के अंदर अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और फाई को क्या लिख सकते हो, ई डॉट डी एस। आ गया। तो अब एक चीज़ देखो यार, यहाँ से एक चीज़ बढ़िया दिखेगी, ई डॉट डी एल किसके बराबर है, बी डॉट डी एस के, डी बाई डी टी। बी डॉट डी एल किसके बराबर है, ई डॉट डी एस डी बाई डी टी। एक को चेंज करो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा रेट में मिल जाए। दूसरा चेंज का मतलब रेट ही है ना, एक को तुम चेंज कर दो उसके सरफेस के साथ, दूसरा लाइन के साथ मिल जाएगा। नहीं आया समझ? ये बताओ पहले चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ कुछ समझ में आ रही है, क्योंकि जैसे समझ आना शुरू होगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना छोटा चैप्टर है। दो लाइन लिखो इसकी, दिस लॉ प्रेडिक्ट्स दैट, दिस लॉ predicts that the magnetic field can be, the magnetic field can be produced by conduction current as well as by displacement current, as well as by displacement current। अच्छा, एक लास्ट आता है आपका लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स तो सीधा लिख लो, क्या होता है, Q, आगे लॉरेंज फोर्स पढ़ाया था लास्ट, E प्लस वी क्रॉस बी, है ना। चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह रख देते हो जहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगता है। तो देखो पहले अभी क्या निकाला था तुमने कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ से डिस्प्लेसमेंट करंट से मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं। तो कंडक्शन करंट और क्या हुआ, छूट गया कुछ, लिख लिया सारा। ये पांचों आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, ईएमआई, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, लॉरेंज फोर्स। ठीक, तो आज हम इतना ही रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सब कुछ पढ़ेंगे।